कार्यप्रणाली के फलस्वरूप सकारात्मक आंकड़े जो रहे हैं उससे हम इसकी शुरुआत करेंगे। वर्ष 2025 में 2024 के मुकाबले अगर हम देखें तो कुल अपराधों में, दर्ज अपराधों में 10% की कमी आई है। इसमें अगर हम मेजर हेड्स की बात करें, हत्या के मामलों में लगभग 40% की कमी, डकैती और लूट के प्रकरणों में क्रमशः 30 और 50% की कमी है, जो कि एक अच्छा संकेत है। बलात्कार के दर्ज प्रकरणों में लगभग 23% की कमी देखने को मिली है। और साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी ऑफेंस यानी कि नकबजनी, चोरी, जो कि आमजन को प्रभावित करने वाले अपराध हैं, इन दोनों हेड्स में भी 41% और 34% की कमी देखने को मिली है, जो कि एक सकारात्मक संकेत है। इनके अलावा कुल जो चालानी प्रतिशत प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। बरामदगी प्रतिशत में एक अच्छी बढ़ोतरी हुई है। साथ ही साथ जो कुल पेंडेंसी जिले की रही वो लगभग 12.5% के आसपास रही थी वर्ष 2025 के अंत में। ओवरऑल ये विस्तृत आंकड़े आप सभी के साथ हम साझा कर रहे हैं और इसी के साथ साथ मैं आप सभी के साथ में राजस्थान पुलिस की जो पुलिस मुख्यालय द्वारा तय की गई प्राथमिकताएं हैं वर्ष 2026 में, यानी कि जो हमारे फोकस एरियाज रहेंगे 2026 में पुलिसिंग के क्षेत्र में, अपराध संबंधी प्राथमिकताएं, उसमें सर्वप्रथम संगठित अपराध पर प्रहार। संगठित अपराध में विभिन्न प्रकार की कैटेगरीज हैं, उन पर फोकस करके और बीएनएसएस की नवीनतम धाराओं में इन संगठित अपराध पर एक प्रहार किया जाएगा। साथ ही साथ महिलाओं, बच्चों और कमज़ोर वर्ग के प्रति अपराध की रोकथाम, ये भी एक प्राथमिकता रहेगी। बेहतर सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन और अंत में साइबर अपराध की रोकथाम एवं बेहतर अनुसंधान, ये अपराध संबंधी प्राथमिकताएं थी। इसके अलावा राजस्थान पुलिस की प्रशासनिक प्राथमिकताएं जो हैं वो हैं जन सहभागिता से पुलिस तंत्र को सशक्त करना, पुलिस के कार्य में तकनीकी दक्षता का अधिकतम प्रयोग, कार्मिक जो कि हमारी ओवरऑल पुलिस की रीढ़ की हड्डी हैं उनकी कार्यदशा एवं दक्षता में सुधार करना, पुलिस परिसरों में सामुदायिक सेवाओं का उन्नयन। ये ओवरऑल पुलिस की प्राथमिकता है वर्ष 2026 की, जो पुलिस मुख्यालय द्वारा तय की गई है वो रहेंगी। अब मुख्य जो आज की प्रेस वार्ता का बिंदु है, ऑपरेशन नीलकंठ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिला पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध ऑपरेशन नीलकंठ अगस्त माह से ही चलाया जा रहा है। अब तक का ब्यौरा मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहूँगा। ऑपरेशन नीलकंठ में अब तक 55 प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं, 80 से ज़्यादा अपराधियों को इसमें गिरफ्तार किया जा चुका है और ऑपरेशन नीलकंठ से पूर्व में जो एनडीपीएस के प्रकरण दर्ज हुए थे उनके लगभग 40 से ज़्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कुल बरामदगी इसमें अगर पैसे में कन्वर्ट करें तो लगभग 5.5 करोड़ रुपए का मादक पदार्थ पुलिस द्वारा जब्त किया गया है, जिसमें 2800 किलोग्राम डोडा पोस्ट, लगभग 10 किलोग्राम अफीम, लगभग 400 ग्राम एमडीएमए, 200 ग्राम स्मैक और लगभग 60 किलो गांजा। ये ओवरऑल ऑपरेशन नीलकंठ का ब्यौरा है। इस वर्ष में आज 15 तारीख है और अब तक लगभग 12 कार्रवाइयाँ एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत जिला पुलिस द्वारा विभिन्न थानों द्वारा की जा चुकी है। एक महत्वपूर्ण कार्रवाई जिसको कल अंजाम दिया गया था, जो कि डीएसटी टीम, सीओ सिटी श्री जतिन जी और थाना जायल, इनके द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसमें कि 15,000 रुपये का इनामी गोपाल बिश्नोई और इसका एक साथी राकेश जानी, इन दोनों को रोटू से गिरफ्तार किया गया, जिनके पास लगभग 164 ग्राम अफीम और 30 ग्राम स्मैक जो है इनके कब्जे से बरामद की गई है। एक स्कॉर्पियो वाहन है जो भी इनके कब्जे से बरामद किया गया है। ये गोपाल बिश्नोई जो है ये थाना सदर में 15,000 रुपये का इनामी था और
विभिन्न थानों में एनडीपीएस एक्ट में वांछित चल रहा है। इस कार्रवाई के अलावा भी कुछ अन्य कार्रवाइयाँ जो कि पिछले 2 दिवस में जिले में की गई हैं, उसमें थाना कुचेरा में 5 ग्राम एमडीएमए के साथ में महिपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। थाना बावंडा में 7.5 ग्राम एमडीएमए के साथ में आरोपी रघुवीर को गिरफ्तार किया गया है और थाना मुंडवा में कुल 11 ग्राम एमडीएमए के साथ में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये तो पूरा ऑपरेशन नीलकंठ का ब्यौरा था। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, जिला पुलिस द्वारा एक मुहिम के तौर पर ऑपरेशन नीलकंठ चलाया जा रहा है। बृहद तरीके से तमाम प्रकार के प्रयास जिला पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं, जिससे कि जिले भर में नशा तस्करी पर रोकथाम लगा पाएँ और हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको हम नशे से दूर कर पाएँ। इस ऑपरेशन नीलकंठ में एक मील का पत्थर, जो कि मुख्य कार्रवाई जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आपको बताना चाहूँगा, और नागौर पुलिस के इतिहास में पहली बार वो कार्रवाई जिले में हुई है। धारा 68F एनडीपीएस की है, जिसमें कि नशा तस्कर जो होते हैं उनके द्वारा नशा तस्करी से अर्जित की गई संपत्ति, वो उसमें प्रावधान है कि उस संपत्ति को जिला पुलिस द्वारा सीज किया जाता है, फ्रीज किया जाता है। इसकी प्रक्रिया यह है कि जो भी अवैध संपत्ति है वो चल अचल किसी भी प्रकार की संपत्ति हो सकती है, उसका एक इस्तिगासा तैयार करके और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती हैं उनके पास एक इस्तिगासा बना करके भेजा जाता है। इसकी प्रॉपर सुनवाई होती है। जो प्रार्थीगण होते हैं उनको भी सुनवाई का मौका दिया जाता है। इस धारा 68F के अंतर्गत थाना सदर पुलिस ने ये प्रथम जिले की कार्रवाई की है, जिसमें इस पूरी कार्रवाई को सीओ सिटी ने मॉनिटर किया है। आरोपी गणेश राम, जो कि हाल ही में आपको मालूम होगा कि भारी अफीम के साथ में पकड़ा गया था, उसका एक आलीशान मकान जो बना हुआ था, जिसकी अंदाजन कीमत 25 लाख रुपए से ज़्यादा है, उसका इस्तिगासा बना करके इस प्रॉपर्टी के संदर्भ में और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेजा गया था। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा इस प्रॉपर्टी को सीज और फ्रीज करने के आदेश पारित कर दिए गए हैं। जैसा कि आपको मालूम है, गणेश राम थाना सदर का हिस्ट्री शीटर भी है और लगभग 10 से ज़्यादा प्रकरण इसके खिलाफ दर्ज हैं। आगामी समय में धारा 68F का वृहद स्तर पर पूरे जिले भर में प्रयोग किया जाएगा। ऐसे नशा तस्कर जो कि लगातार पिछले कुछ वर्षों में, पिछले के दशक में नशा तस्करी करके और अच्छी खासी संपत्ति जिन्होंने अर्जित कर ली है, उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का प्रयास ये जिला पुलिस का रहेगा कि 68F में उनकी संपत्तियां, चल और अचल संपत्ति जो भी है, उनको आने वाले समय में सीज और फ्रीज किया जाएगा। ऐसे कितने बदमाश है जिनको चिन्हित किया गया है? इस तरह से कितनों के खिलाफ केस हो चुका है सर? देखिए, ये जो प्रक्रिया है, अभी इस पे जिला पुलिस द्वारा पूरा होमवर्क किया जा रहा है और लगभग 60 से ज़्यादा लोगों को इसमें चिन्हित किया गया है प्रथम चरण में। आगामी चरणों में इससे ज़्यादा और भी लोगों को चयनित करके और उनकी प्रॉपर्टीज़ को सीज और फ्रीज करने की कार्रवाई जिला पुलिस द्वारा की जाएगी। सर, 2-3 साल पहले थाने से अनकर है, वो डोडा पोस्ट के बोरे गायब हुए थे, उसके आज तक पता नहीं चला, उसके बारे में कोई जानकारी होता है? आपने जो घटना का विवरण आप दे रहे हैं, थाना पांचोड़ी की वो घटना है? नागौर की है, कोतवाली थाना नागौर की। कोतवाली वाली पुरानी मेरे ध्यान में पांचोड़ी वाला है। कोतवाली वाला आप जो बता रहे थे उसको एक बार हम देख लीजिए। सर, इसमें क्या प्रावधान है जिनके खिलाफ इस तरह से पेश हो रहे हैं? तो कितने मुकदमे या कितनी क्वांटिटी में किसी के पास नुकसान? तो बकाया नहीं है। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं और जैसा मैंने बताया, 68F का प्रयोग अब जिले में शुरू हो गया है। 68F के प्रयोग से न केवल नशा तस्कर पूरे जिले भर के हतोत्साहित होंगे, बल्कि उनकी रीढ़ की हड्डी टूटेगी। उनके घर मकान जब सीज होना शुरू होंगे, जब उनकी जो अवैध आय से किसी ने ज़मीन ले ली, किसी ने प्लॉट ले लिया, किसी ने मकान बनाया है, किसी ने गाड़ियां खरीदी है, वो संपत्तियां जब फ्रीज और सीज होना शुरू होंगी तो मैं मानता हूं कि इस पर हम काफ़ी हद तक रोकथाम कर पाएंगे। ये बात कहने में मुझे बिल्कुल भी हर्ज नहीं है कि हम अभी तक लगभग 50% सफलता अर्जित किए हैं। अभी भी बहुत दूरी तय करनी बाकी है और इसमें
हमारी टीम पूरी ऊर्जा के साथ प्रयास कर रही है। आप सभी का और आमजन का सहयोग इसमें वांछित है, इससे हम और बेहतर रिजल्ट इसमें। एक सवाल मेरा था सर, जो अपने म्यूल अकाउंट है या जो किराए पर खाते दे रहे हैं, तो खाता धारक को, जो खाता धारक थे जिन्होंने अपने खाते दिए हैं किराए पर, उनको तो पकड़ रही है पुलिस, लेकिन आगे की कड़ी की अभी तक कोई कार्रवाई ठोस हो नहीं पाई है इसमें। म्यूल अकाउंट्स के संदर्भ में जो म्यूल अकाउंट होल्डर्स हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके ऐसे ग्रुप्स और गैंग्स भी आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें कि एक पर्टिकुलर गैंग है जो कि म्यूल अकाउंट्स को किराए पर लेता है, एक पर्टिकुलर गैंग है जो कि एटीएम्स से पैसा विड्रॉल करता है उन म्यूल अकाउंट से और आगे फिर सप्लाई करता है। हाल ही में मेड़ता में एक कार्रवाई हुई थी जिसमें कि एटीएम विड्रॉल गैंग को पकड़ा गया था, और थाना सदर में ही एक कार्रवाई हुई थी जिसमें कि म्यूल अकाउंट वाली गैंग को भी पकड़ा गया। तो विभिन्न केसेस हैं, लगातार हम उसका पीछा कर रहे हैं। किसी एक केस में गति धीमी होने का अर्थ ये नहीं है कि किसी भी अभियान को ढीला छोड़ दिया गया है। ऑपरेशन नीलकंठ, साइबर शील्ड लगातार पुरजोर तरीके से पूरी ऊर्जा के साथ जारी रहेगा। सर, एक अभी आपने 68 ऐप जो बताया जिसमें संपत्ति फ्रीज और सीज हो रही है, उसके लिए भी कोई ऑप्शन है क्या? वो आगे जा सकता है या वो परमानेंट होगी? देखिए, कोई भी लीगल कार्रवाई जो भी होती है तो उसमें ऑप्शन हमेशा होता है। वो लीगल ऑप्शन जो नशा तस्कर है वो एक्सप्लोर करे कि उसमें क्या प्रावधान है। ये पिट एनडीपीएस वाला ही है सर, है ना? ये अलग नहीं, पिट अलग है, पिट अलग है। सर, अभी जो आपने कार्रवाई की है, इस कार्रवाई के अंदर उसका जो मकान सीज किया उसके अंदर कौन कौन सी मकान के अलावा क्या प्रॉपर्टी है या कुछ करेंसी मिली है या कोई अवैध हथियार भी मिले हैं, उनकी क्या जानकारी? नहीं, मकान का अर्थ इसमें ये हुआ कि उस भूमि पर बनी हुई बिल्डिंग, जो मकान उसने बनाया है, जिसका वैल्यूएशन जो हमने वैल्यूएशन करवाया था लगभग 25,30,000 रुपये उसका वैल्यूएशन आया था। उस मकान को यानी उस बिल्डिंग को वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा फ्रीज और सीज कर दिया गया। जैसा भी आपने बताया था कि भी उनका जो अवैध पैसा कमाया हुआ अवैध कमाई है, उसको आप लोग कैसे लोगे कानूनी तौर पर? देखिए, ये पूरा लगभग एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस होती है। फॉर एग्जांपल, मेरी इनकम टैक्स रिटर्न में कोई आय नहीं है, ठीक है, मेरा और कोई व्यापार नहीं है कि जिससे मैं कोई पैसा अर्जित कर सकूं, मेरी कोई रेगुलर इनकम हो, और ऐसे में लगातार कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीद रहा है, कोई गाड़ी खरीद रहा है, एक ऐशो आराम का जीवन व्यतीत कर रहा है, और उसके पास जस्टिफाइड रीज़न नहीं है कि उसने ये प्रॉपर्टी कहाँ से अर्जित की है। ये क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। हम लोग आरोप तय करते हैं, अपना इन्वेस्टिगेशन करते हैं और सक्षम एजेंसी के अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। फिर अगले व्यक्ति का ये दायित्व है कि वो अपना एक्सप्लेनेशन वहाँ पर दे कि ये प्रॉपर्टी अगर मैंने नशे से नहीं अर्जित की है तो कहाँ से की है। अगर वो उसमें असफल होता है तो सक्षम अथॉरिटी जो है वो उसको अटैच कर देती है। कुल मिलाकर अभी तक तो यही सामने आया कि उसका जो मकान है वो अवैध रूप से बना हुआ था और अवैध कमाई से बना हुआ था। बिल्कुल। इसके अलावा उसके जो पास गाड़ी है, घोड़े हैं, पैसे हैं, या मान लो जिसने शायद गणेश राम वही जिसने एक बार पुलिस पर हथियार से हमला भी किया था। गाड़ी तो पहले से जब्त है। एक मिनट भाई साहब, दूसरी गाड़ी भी है इसमें। अच्छा, ऐसी कोई, देखिए, इसमें जो लिस्टिंग हमने की है, इनकी प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए एक आसूचना तंत्र के तहत जो है ये एक अभियान चल रहा है। XYZ जो भी व्यक्ति की लिस्टिंग की जा रही है, उनकी प्रॉपर्टीज़ की लिस्टिंग, उनकी चल अचल संपत्ति जो भी है उसकी लिस्टिंग हम कर रहे हैं। प्रॉपर उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है, इस्तिगासा तैयार होता है, फिर आगे प्रस्तुत होता है। और क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में उसके पास पूरा मौका होता है कि वो सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी बात को कहे, और चाहे तो वो, चाहे उसका वकील वहाँ पर जाकर के उसमें जिरह कर सकते हैं। ठीक। सर, आजकल बाइनेंस जैसी ऐप और एक USDT का जो चल रहा है, उसको लेकर सर क्या अवेयरनेस है और पुलिस उसको लेकर क्या कार्रवाई करेगी? देखिए, ये जो क्षेत्र है साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। विभिन्न प्रकार की स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई एप्लीकेशंस हैं, जो कि पूर्व में आप लोगों ने भी देखा है कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड का एरिया बन जाता है। नो डाउट बहुत सारी आधिकारिक ऐप्स भी हैं जो कि आपको प्रॉपर डीमेट अकाउंट देती हैं और आप प्रॉपर शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, परंतु ये जितनी भी चीज़ें हैं बगैर सोच विचार किए हुए, जल्दबाजी में, अविश्वास में या जल्दबाजी में जो है शॉर्टकट तरीके से जो पैसा कमाना चाहते हैं, तो
ऐसा जो भी तंत्र है उसको पहले जांच परख ले, जांच परखने के बाद ही अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करें। सर ये नागौर में ही सबसे ज़्यादा अपराध